शोध अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, गुड इवनिंग, हेलो। हाँ वीरेंद्र कुमार, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि मैं क्या करूं। अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान से हम खोज करते हैं नए तथ्यों की, नहीं, नए तथ्य की खोज है और इसकी पद्धति होती है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब होता है कि इसमें जानने पर जोर होता है, मानने पर नहीं। आपको जानना है, आपको मानना नहीं। और इससे जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है दूसरे को ये ज्ञान आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दो तरह के रिसर्च होते हैं, एक है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है सत्य के स्वरूप की खोज। जैसे अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है। दूसरा रिसर्च होता है एपिस्टेमोलॉजिकल। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां क्या है, ये सब एपिस्टेमोलॉजी नाम की शाखा शोध करती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेडरिक फेरियर ने। तो ज्ञान प्राप्ति के भी दो तरीके हैं, एक को कहते हैं रेशनलिज्म, तर्कवाद। दूसरे को कहते हैं एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। तर्कवाद ये मानता है कि सबसे ऊपर है मस्तिष्क,
और हमारी सेंसेस इन मस्तिष्क को फॉलो करती हैं, यानी मस्तिष्क का हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। नाइन PM पे आपकी क्लास है ऋग्वेद, राजनीति, समाज और संस्कृति, वैदिक एज। ये डिडक्टिव नॉलेज इंडक्टिव नॉलेज क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। इंपेरिसिज्म को कहते हैं अनुभववाद। इसमें इंद्रियों को प्रमुख माना जाता है और ये माना जाता है कि मस्तिष्क इंद्रियों के अंडर में रहता है। इंद्रियों से जो आंकड़े जाते हैं, जो अनुभव जाता है, उसे मस्तिष्क का निर्माण होता है। ज्ञान की स्रोत इसमें इंद्रियां है, विचार नहीं। रेशनलिज्म में ज्ञान का स्रोत विचार है, इंपेरिसिज्म में ज्ञान का स्रोत अनुभव है। तो इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज। रेशनलिज्म का मतलब है कि हम बात विचार करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है ये अनुभव में तो हमको है नहीं हमारे कुछ, इसको तो वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। कोई कहे कि जलेबी मीठी होती है, जलेबी सभी लोग खाए होंगे, तो जलेबी को खा के पता चलेगा कि ये जलेबी मीठी है। लेकिन जो जलेबी नहीं खाया होगा वो लाख इसके मिठास के बारे में विचार करे, वो मिठास को समझ नहीं पाएगा। इंपेरिसिज्म कहता है कि इंद्रियां बताती हैं कि जलेबी मीठी है। रेशनलिज्म कहता है नहीं, हम विचार करके भी जान सकते हैं कि जलेबी मीठी है। तो यहां तक बात समझ में आई सभी को? गुड। इसके बाद अगला है रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम यानी शोध के अनुसंधान पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है?
पैराडाइम को सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं दृष्टिकोण या आयाम या सोच या धारणा। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर अपनी जो पैथोलॉजिस्ट है उसे कहता है कि इसके टेस्ट ले लो और इसका गैस्ट्रिनल जूस फ्लक्चुएशन का टेस्ट ले लो, एब्डोमिनल रिसाइक्लिंग देख लो और इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स इन दोनों की इंटेंसिटी को देख लो और साथ में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में मुझे बताओ। आप वहां डॉक्टर के सामने बैठे हैं, या मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे सामने आप बैठे हो, तो पेट में दर्द आपको है, तो इनमें से कुछ भी आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पेट आपका है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। दर्द आपको है, इलाज आपको करना है, आपके पेट का इलाज करना है, लेकिन डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट को कहता है या अपनी नर्स को कहता है, कंपाउंडर को कहता है, उसको सब समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम पैराडाइम के हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया पैराडाइम को समझने के लिए। इसी तरह से रिसर्च का भी पैराडाइम होता है। इसको कई तरीके से बांटते हैं। एक तरीका है इनको बांटने का दो भागों में, नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इसमें रिसर्च होते हैं। दूसरा होता है सोशल साइंसेज, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी वगैरह, या हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज। एक तो ये है पैराडाइम। दूसरा होता है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। ये क्या है? प्रत्यक्षवादी पैराडाइम। पैराडाइम को हिंदी में कहते हैं रूप निदर्शन। पॉजिटिविस्ट को कहते हैं प्रत्यक्षवादी। पॉजिटिविस्ट का मतलब है कि हम उसी को मानेंगे जो हमारे सामने हो, समक्ष, प्रत्यक्ष, यानी जो हमारे अनुभव में हो। पीछे जैसे इंपेरिस्ट कहता था ना, हम उसी को मानेंगे। तो ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है। दूसरा पैराडाइम है, इसको हम बोलेंगे इंटरप्रेटिव। ये क्या है? व्याख्या जिसकी की जा सके। इसको हम गुणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें हम क्वालिटी को आधार बना करके ही रिसर्च कर सकते हैं, जैसे सोशल साइंसेज में जो रिसर्च होता है। हिस्ट्री में मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति कैसे बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक परिवर्तित होती रही। तो स्त्रियों की स्थिति को मेजर करने का कोई मापदंड तो हमारे पास है नहीं। जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं और हमारे पास थर्मामीटर होता है, ऐसा कोई मेजरमेंट है नहीं कि स्त्रियों की स्थिति को हम मेजर कर लें। कितना टेम्परेचर है, स्थिति का टेम्परेचर क्या है, ऐसा कुछ है नहीं कि है। स्त्रियों की स्थिति में हमें कई चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा, जैसे उनका जीवन स्तर क्या था, शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, परिवार में उनका क्या स्थान था, समाज में उनका क्या स्थान था, आर्थिक स्थिति क्या थी, उनको स्वतंत्रता किस मात्रा में प्राप्त होती थी।
ये है गुणात्मक रिसर्च, इसमें हम क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये आएगा इंटरप्रेटिव पैराडाइम में। इस पैराडाइम को नाम दिया था मैक्स वेबर ने। पॉजिटिविज्म की हमने बात की, इसकी स्थापना की थी ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसके बाद बहुत सारे पॉजिटिविस्ट फिलोसफर आए, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, आइजक न्यूटन, मार्टिन स्लिक, ब्रस्ट रोडोल्फ लैप। ऑगस्ट कॉम्टे ने एक किताब लिखी है, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, 1829 में। 1843 में लिखा है एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिकल जियोमेट्री। 1844 में इन्होंने लिखा है द फिलोसफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी, और फिर लिखा द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट। इसमें इन्होंने पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की है प्रत्यक्षवाद की। तो ये प्रत्यक्षवाद और पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिव, ये दोनों समझ में आ गए। नहीं, बुक के नाम नहीं याद करना, ये दोनों समझ में आ गए। इसके पहले कि प्रत्यक्षवाद के 5 सिद्धांतों की बात करेंगे, हम कुछ प्रश्नों से मुलाकात करेंगे। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। यह केवल शैक्षिक परियोजनाओं के लिए आयोजित किया जाता है या व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। यह आविष्कार एक यादृच्छिक और अनियोजित प्रक्रिया है। यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, अनियोजित का मतलब होता है अनप्लान्ड। इसमें रिसर्च की परिभाषा क्या है? ओहो, और साहब जाओ जाओ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। यो कोई बात नहीं, रुखसात क्यों मेरे को नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कक्षा अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई वो टेस्ट मैंने नहीं बनाया है, तो जो भी है आपको देखना पड़ेगा। उसमें शायद स्कॉलरशिप वगैरह भी है ना कुछ, 8 PM वाला। लेकिन उसी समय मेरी क्लास नहीं, मेरी क्लास तो 9 बजे होती है। 1 मिनट मैं देखता हूँ। वॉरियर टेस्ट ऑन पेपर 1, एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे इसमें। रिवार्ड है 1 से 5 रैंक को 7,000 रुपये, 6वें से 10वें रैंक को 5,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर, 11 से 20वें रैंक को 3,000 और 21 से 30वें रैंक को 2,000। तो इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।
सभी ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम में भी और इसमें भी। व्हाट्सएप में भी। आप लोग भी इनरोल करिए अपनी किस्मत को आजमाइए। इंग्लिश में हुआ तो क्या हुआ, प्राइस तो मिल रहा है। व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप में भी किया है। अमित नेट प्लस करके सर्च कर लो, उसमें जुड़ जाओ। ऊपर लिखा तो है ये। वो मैं बनाता तो मैं हिंदी में भी बनाता, लेकिन अब जिसने बनाया है वो इंग्लिश में पढ़ाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे ना, समाज की अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होता है सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि सेब बार बार जमीन पर गिरता है, तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि जमीन के पास एक आकर्षण शक्ति है और जमीन खींचता है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। न्यूटन ने कहा है कि जिस वस्तु का जितना ही मास होगा उतना ही उसके पास अट्रैक्शन पावर होगा, उतना ही वो खींचेगा अपनी तरफ, उसी के प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये एक खोज हुई और ये खोज को इसने एक सिद्धांत बना दिया है। सामान्यीकरण इसी को कहते हैं। सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल हो गया, सभी इसको जानते हैं। धरती हमको खींचती है क्योंकि धरती में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन होता है। तो एक अच्छा अनुसंधान सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करता है। एक ऐसा सिद्धांत खोजता है जो यूनिवर्सली पॉपुलर हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। क्लियर है जी? अब चलिए पॉजिटिविज्म के प्रत्यक्षवाद के 5 सिद्धांत कौन से हैं, इनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि तर्क इसका प्राथमिक चरण है। तर्क यानी लॉजिक। बिना लॉजिक के कोई भी जांच या कोई भी शोध नहीं हो सकता। दूसरा है कि कोई भी चीज हम खोज रहे हो या खोज चुके हो, उसकी व्याख्या यानी उसका एक्सप्लेनेशन करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कुछ ऐसी चीज खोज लिया जिसकी व्याख्या हम कर ही नहीं पा रहे। इसकी व्याख्या भी की जाए और इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नियम आज के दिन काम कर रहा है, जो नियम खोजा गया है वो कल के दिन काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रेविटी खींच रही है आज छोटे वस्तुओं को, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। मान लो पृथ्वी है, ये एप्पल को आज अपनी तरफ खींच रही है, तो ये एप्पल को हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। ऐसा नहीं आज खींच रही कल नहीं खींचेगी। तो हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि ग्रेविटी हर काल में रहेगी, गुरुत्वाकर्षण हर काल में ही रहेगा। कोई भी खोज है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि कल को वो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनता है, बनता है ना, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आज से 50 साल बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैस बनेगा, पानी इवेपोरेट होगा। ऐसा तो नहीं कि आज इसको खोज लिया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन जाता है, परसों 5 डिग्री बढ़ जाएगा, 4 दिन बाद 3 डिग्री कम हो जाएगा। तो आज हमने खोजा, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं और इसकी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि ये हमेशा से ही ऐसा ही रहेगा। ये प्रत्यक्षवाद का दूसरा सिद्धांत है।
इतनी बात समझ में आई। तीसरा है कि ये इंडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेसिस इन दोनों को लेकर के चलता है। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग हम बाद में बात करेंगे। मतलब एक लॉजिक लेके चलता है और हाइपोथेसिस एक कल्पना होती है उसको पूरा करता है, कल्पना की जांच करता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चौथा है कॉमन सेंस को निर्णय का आधार नहीं बनाया जाता। कॉमन सेंस को शोध से, वैज्ञानिक शोध से अलग रखा जाता है, क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस के आधार पर चलेंगे, इसको आधार बनाएंगे सोर्स का, तो प्रयोग को आधार हम कभी नहीं बना पाएंगे, एक्सपेरिमेंट को, और हम पहले से ही पूर्वाग्रह पाल लेंगे। और कोई भी पूर्वाग्रह वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता, ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देगा। और विज्ञान को हमेशा मूल्य मुक्त माना जाना चाहिए। मूल्य मुक्त मतलब होता है वैल्यू फ्री। किसी भी चीज में कोई मूल्य नहीं डालना है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य। वैज्ञानिक सिर्फ कहता है कि ऐसा है, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है जो कि हम बदल सकते हैं। कोई भी आपके जीवन में घटना घटी, वो अच्छी घटी कि बुरी घटी, शुभ हुआ कि अशुभ हुआ, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये एक व्यक्ति का एक ही घटना के प्रति दृष्टिकोण बदलता रहता है। एक माँ है, छोटे बच्चे को मार के पढ़ा रही है, उसको मार रही है, फट फट बच्चा रो रहा है, उस समय बच्चे का इंटरप्रिटेशन होगा कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। कल को बच्चा जब उसी प्रताड़ना के भयवश पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, कुछ कर लेगा, तब उसको समझ में आएगा कि उस समय वो जो माँ ने मुझे मारा था वो सही किया था, वो होना चाहिए, वो अच्छा था। घटना एक ही है, दो अलग दृष्टिकोणों में उसका इंटरप्रिटेशन बदल गया। साइंस में ये चीजें नहीं होती हैं। साइंस में हम वैल्यूज नहीं डालते, वैल्यू फ्री है, क्या घटना है बस उतना है। अब ये अच्छा है बुरा है, शुभ है अशुभ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गलत हुआ सही हुआ, इथिकल है नॉन इथिकल है, मोरल है नॉन मोरल है, वैल्यू गुड वैल्यूज है बैड वैल्यूज है, ये सब नहीं। वैज्ञानिक की भाषा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले से ही मान के चल रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम पहले से ही प्री एप्रीहेंशन बना के चल रहे हैं और हम वस्तुनिष्ठ शोध नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रत्यक्षवाद के 5 सिद्धांत समझ में आ गए। गुड। प्रत्यक्षवाद से संबंधित और भी पहलू हैं, इन्हें कहते हैं ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये क्या क्या है? ओंटोलॉजी एक शाखा है प्रत्यक्षवाद की जो खोज करता है कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, वास्तविकता क्या है। दर्शन शास्त्र में ज्यादा इसका प्रयोग है। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान प्राप्ति की एक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करती है दार्शनिक प्रश्नों को हल करने में। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, जीवन का कारण क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। एक्जियोलॉजी इसी के बारे में मैं अभी बता रहा था आपको। एक्जियोलॉजी मूल्य मुक्त शोध की बात करती है, यानी जो भी रिसर्च होगा वो मूल्य मुक्त होगा। शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए। और रिसर्च मेथोडोलॉजी ये तरीका है किसी भी शोध को आगे बढ़ाने का। कोई भी रिसर्च होता है वो एक विशेष पद्धति से होता है, उसे कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर ढूंढती है, ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का आधारभूत जो अस्तित्वगत प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार क्यों बना, सत्य क्या है,
इस प्रकार के जो गहन दार्शनिक प्रश्न है ना, इसका उत्तर जो शाखा ढूंढती है वो है एपिस्टेमोलॉजी। समझ गए? प्रत्यक्षवाद के बाद अगला आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। एक्जियोलॉजी जो मैंने आपको बताया कि मूल्य मुक्त रिसर्च, किसी भी रिसर्च में पहले से हमें वैल्यू नहीं डालना है अच्छा बुरा। ऑन्टोलॉजी से ट्रुथ का खोज कर रही है, एपिस्टेमोलॉजी ट्रुथ से के समेत अनेक चीजों का खोज कर रही है, ट्रुथ इसमें इंक्लूडेड। पोस्ट पॉजिटिविज्म, एक्जियोलॉजी है मूल्य मुक्त रिसर्च। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको मूल्य मुक्त का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बताया ना मूल्य मुक्त का मतलब क्या होता है। कोई चीज अच्छा है कि बुरा है, शुभ है कि अशुभ है, ये आता है उसके अंतर्गत, एक्जियोलॉजी के अंतर्गत। पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के बाद आई एक धारणा है, इसे कहते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि हम एक ही मेथोडोलॉजी को हर एक रिसर्च में लागू नहीं कर सकते। मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म होना चाहिए। मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म इसका समर्थन करता है। इसका मतलब होता है पद्धतिगत बहुलवाद। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च हो रहा है तो उस रिसर्च का एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन होगा। इस रिसर्च क्वेश्चन पे रिसर्च मेथोडोलॉजी लागू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? पॉजिटिविज्म कहते हैं कि एक ही प्रकार के रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज सभी में किया जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि अलग अलग रिसर्च में अलग अलग मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? आ गई अब?
हाँ, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी सब डिटेल में आगे बताएंगे ना। ऑन्टोलॉजी ज्ञान की मीमांसा करता है, एक्जियोलॉजी कहता है कि हमको मूल्य नहीं डालना है, किसी में वैल्यू नहीं डालना है। अब ग्रैंड थ्योरी क्या है? अवधारणाओं के बीच इंटर रिलेशनशिप, ये ज्यादा अमूर्त होता है। डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण, उपरोक्त सभी। अभी एक्सप्लेन करते हैं, रुको आगे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? रेशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक और इंपेरिसिज्म। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण, दोनों या कोई नहीं। सामान्यीकरण मैंने बताया ना, जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण, कोई भी एक प्रिंसिपल है, अगर वो यूनिवर्सल है तो उसका सामान्यीकरण हो गया। कौन से ऐसे खोज है जिनको आप कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल है? खोज दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल होता है, एक यूनिवर्सल होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया कि अगर पानी है, पानी भाप बन जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब चाइना, जापान, भारत, हिंदुस्तान, कहीं भी इसको भाप बनाओगे तो जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये भाप बन जाएगा। कोई भी रिसर्च है वो यूनिवर्सल होता है अगर वो सही में रिसर्च है तो। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ये आइडियल टेम्परेचर है। ये 37 डिग्री सेल्सियस हर जगह रहता है। कोई भी नई बात जब सामने आती है और वो 100% अगर वो किसी ट्रुथ का उद्घाटन है तो यूनिवर्सल हो जाती है, वो सामान्य हो जाती है। इसे कहते हैं सामान्यीकरण। तो जब भी कोई प्रिंसिपल होगा ना, वो सामान्य सिद्धांत बन जाएगा, उसका सामान्यीकरण हो जाएगा। हाँ, बीपी इज यूनिवर्सल।
कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है? वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, भविष्यवाणी करना, घटना की व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। कैसे भविष्यवाणी होती है मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताया है। ये क्या मैंने बताया आपको, बताया कि नहीं बताया? अब एक ही चीज बार बार तो नहीं बताएंगे ना। एपिस्टेमोलॉजी में बता रहा हूं, जीवन के आधारभूत प्रश्नों का जो रिसर्च करता है वो एपिस्टेमोलॉजी। सिद्धांत घटना की व्याख्या नहीं करता। सिद्धांत उस घटना के पीछे जो लॉ है या जो नियम है या कह लो कि जो विज्ञान है, इसको बताता है। जैसे आइंस्टीन का है E=mc², ये फार्मूला है आइंस्टीन का। ये मूलभूत अल्पतम है, ये घटना की व्याख्या नहीं कर रहा है। हालांकि इसको हम इलाबोरेट करेंगे तो घटना की व्याख्या होगी। कोई भी सिद्धांत है जो फार्मूला के रूप में होता है वो घटना की व्याख्या नहीं है, वो घटना को कम से कम कॉम्पैक्ट करके प्रदर्शित करना है। घटना को कॉम्पैक्ट करके उसको बताया जा रहा है। सत्रहवीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन थे वो? प्लेटो, अरिस्टो, लॉक, डेकार्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च की 4 विशेषताएं होती हैं: ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, डेफिनेटनेस एंड वैलिडिटी। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि किसी घटना या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना, वहां किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना रहे। किसी भी तरह का आपके मन में डिसीजन पहले से ही ना रहे, क्या सही है क्या गलत है। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। यानी जो रिसर्च का प्रोसेस है वो और या उसका रिजल्ट है, ये रिसर्चर की खुद की प्रेजेंस, खुद के बिहेवियर, खुद के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, वो अलग विषय है। ये रिसर्च क्या है वो अलग विषय है। दूसरा, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिसर्च विश्वसनीय होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि इसको हम वेरीफाई भी कर सकें, यानी इसमें वेरीफाइएबिलिटी होनी चाहिए, इसको सत्यापित कर सकें। यानी आज हमने पानी गर्म किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गैस बन गया, कल को हम खुद पानी गर्म करके देख सकें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस बन गया।
कल भी, परसों भी, नरसों भी, जब भी हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस बन जाएगा। तो सत्यापन किया जा सकता है, यानी उसको हम बार बार करके देख सकते हैं, विश्वसनीय हो गया। डेफिनेटनेस यानी निश्चयात्मकता, यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है। तो सभी चरण में, यानी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा डेफिनेट होना चाहिए, डाटा का हम एनालिसिस कर रहे हैं, यह भी निश्चित होना चाहिए, टेस्ट कर रहे हैं, ये सब डेफिनेट होना चाहिए। रिसर्च में हम ये नहीं कह सकते हैं कि लगभग मानते हैं, प्रोबेबली, ये भाषा का प्रयोग नहीं है, हर चीज डेफिनेट। इसके बाद वैलिडिटी और विश्वसनीयता लगभग एक ही है, लेकिन वैलिडिटी का सीधा सा मतलब है कि यह किसी भी सिस्टमैटिक एरर से फ्री होना चाहिए। It should be free from any kind of systematic error. वैधता और सत्य में अंतर है। वैधता यानी वह प्रक्रिया जो तर्क को संतुष्ट करती है, सत्य यानी वो चीज जो अस्तित्व को संतुष्ट करती है। इन दोनों में फर्क है, ऐसे फर्क है। मैं कहता हूं कि सभी गाय कुत्ते हैं, सभी गाय कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गाय हैं, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे एग्जाम में। ये सत्य नहीं है, गाय कुत्ता नहीं हो जाता, गाय कहीं कुत्ता होता है? गाय कुत्ता नहीं होगा। लेकिन जहां तक सत्य की बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन क्या वैध है ये? वैध है, जहां तक तर्क की बात है ये वैध है। सभी गाय कुत्ते हैं, तो इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करते होते हैं कि ये बड़ा सा जो है ये कुत्ता है, सर्किल, और ये जो छोटा वाला है ये गाय है। सभी गाय कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ता गाय है, जो गाय यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है सर्किल का पोर्शन, ये कुछ कुत्ता गाय हो गया, ठीक है। तो ये वैध है तार्किक रूप से, लेकिन सत्य नहीं है। तो रिसर्च में ऐसी चीजें होती हैं कि वैधता एक अलग चीज है और सच्चाई एक दूसरी चीज है। इस डिफरेंस को जानना पड़ेगा। वैलिडिटी एंड ट्रूथ बोथ आर डिफरेंट। वैधता और सच्चाई में अंतर समझ में आ गया। अब वैधता के भी प्रकार होते हैं। हाँ, अंधा कानून टाइप्स कह सकते हैं। जैसे निरंकार, जो तुम्हारा नाम है, निरंकार सत्य तो है लेकिन वैध नहीं है। सभी निरंकार की बात करते हैं, कबीर दास बात करते हैं, गुरु नानक देव बात करते हैं, निरंकार निरंकार। निरंकारी मिशन भी है, सहज योग निरंकार। तो निरंकार सत्य है लेकिन वैध नहीं, क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर सकते। अब वैधता के प्रकार कौन कौन से? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड जनरलाइजेबिलिटी। आंतरिक वैधता क्या मतलब है? आंतरिक वैधता को समझने के लिए समझना पड़ेगा चर। चर को कहते हैं वेरिएबल।
वेरिएबल शब्द का बार बार प्रयोग होगा। ये वेरिएबल क्या होता है? रिसर्च में हम जिन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और जिन चीज़ों पे परिणाम होता है, इन दोनों को कहते हैं चर, वेरिएबल। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं कि दादा भाई मोटूमल के अंदर फैट बहुत, इस फैट को कम करना चाहते हैं दादा भाई मोटूमल, तो इन्होंने शूज पहन लिया और डेली जॉगिंग करने लगे। जॉगिंग करने के बाद इनका फैट बहुत कम हो गया और ये हेल्दी हो गए। तो इसमें फैक्ट एक वेरिएबल है और फिजिकल एक्सरसाइज दूसरा वेरिएबल है। तुम डेली टाइम क्यों पूछते हो? जिसको नहीं समझ में आ रहा ही कैन गो। जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये दादा भाई मोटूमल करेंगे और जो इसका फैट है वो मेल्ट होगा। तो एक चर हो गया जिसको हम कौन सा चर बोलेंगे? फिजिकल एक्सरसाइज को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और फैट है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे कहेंगे निर्भर चर। तो काम करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर और परिणाम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे अपने जीवन में भी आप देख सकते हैं, किसी को पकड़ के मैं पीटने लग जाऊं वो चिल्लाएगा, तो मेरा पीटना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका चिल्लाना डिपेंडेंट वेरिएबल। पंखा है, स्विच में ऑन करो पंखा चलेगा, स्विच में ऑफ करो पंखा बंद हो जाएगा। तो स्विच है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पंखा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे हर चीज देख सकते हो। तो ये वेरिएबल रिसर्च में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएबल समझ में आ गया? हार्ड वर्क आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपकी सक्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी के प्रकार, दो वेरिएबल के बीच जब एक कैजुअल रिलेशन बन जाता है या कैजुअल रिलेशन होता है तो इसे कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। कैजुअल रिलेशन यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होते हैं, ज्यादा स्पष्ट होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको जितने मेहनत से पढ़ाऊंगा उतने ही आपको चीजें समझ में आएंगी और इसका परिणाम कहाँ दिखेगा? रिजल्ट में दिखेगा। तो एक वेरिएबल है मेरा पढ़ाना,
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका रिजल्ट। लेकिन पढ़ाने के बीच में नेटवर्क इशू आ गया, बैकग्राउंड नॉइज आ गया, या अन्य इस तरह से 1000 चीजें आ सकती हैं इन बिटवीन। तो वेरिएबल के इंटरनल वैलिडिटी में बाधा उत्पन्न होगी। समझ के बात? इससे वेरिएबल्स का कैजुअल रिलेशनशिप प्रभावित होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, और ऐसा नहीं कि आपके समझने में कोई कमी है। कमी है बीच में आने वाली बाधाओं में, बाधाओं के माध्यम से कमी पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति होगी कि उन बाधाओं को हम रोक दें, कुछ ऐसा करें कि वो बाधाएं ना आए। शांतिप्रिय जगह पे पढ़ाएं, शांत रूम हो जाए, हाई स्पीड का डबल इंटरनेट लगवा लें, एक में प्रॉब्लम हो तो दूसरा शुरू हो जाए। तो बाहरी अवरोध को रोक देना, यह है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक और उदाहरण देता हूं। आप लोग सब लोग स्कूल गए होंगे, स्कूल में क्लास में इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्टर आते हैं, पूछते हैं कि आपके कोर्स कैसे चल रहे हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं, सर के क्या प्लस पॉइंट है, सर के क्या माइनस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, पूछते हैं। तो मान लो क्लास खाली है और इंस्पेक्टर आए और पूछे कि बताओ, सही सही बताओ। बच्चों ने बताया। हर टीचर में कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, तो आपको कमियां बता देंगे, खूबियां बता देंगे। तो ये तो इंटरनल वैलिडिटी है, उन्होंने पूछा और उनको पता चल गया। लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं, जिनके बारे में पूछा जा रहा है, वो क्लास में खड़े हैं आपके सामने, और अब इंस्पेक्टर आके पूछ रहा है कि बताइए सर ने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? तो सारे बच्चे सर के डर से, सर कुछ कर नहीं रहे, सर बस खड़े वहां पे, बस उनकी मौजूदगी है, सारे बच्चे उनके डर से बोले हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब ये जाएंगे तो फिर उनकी कुटाई होगी। तो ये सर की जो मौजूदगी है, कौन सी वैलिडिटी है? ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है। इस सर की मौजूदगी को रोकना, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऐसे ही जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो रिसर्च के परिणाम को प्रभावित करते हैं। उन कारकों को निकाल के अलग रख देना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये जो इंटरनल वैलिडिटी है, इसको जोड़ा जाता है विश्वसनीयता से, और एक्सटर्नल वैलिडिटी है, इसे जोड़ा जाता है सामान्यीकरण से। तीसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी। ये भी वैलिडिटी का ही प्रकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिसर्च की जो प्रोसेस है, शोध के उपकरण हैं, डिवाइसेज हैं, शोध के साधन हैं, या इनका जो चुनाव है, या शोध की प्रक्रिया के चरण होते हैं ना, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप शोध आगे बढ़ता है। इन चीजों का कड़ाई से पालन किया जाए, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब जैसे मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, उसमें यह है कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी लिक्विड को हमको बॉयल करना है 3 मिनट तक, एक चरण ये है। उसके बाद अगला चरण आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने के बाद इसको 20 डिग्री सेल्सियस के एक दूसरे लिक्विड से मिक्स कर देना है। तो हमने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस बॉयल किया, लेकिन 3 मिनट बॉयल नहीं किया। बीच में व्हाट्सएप आ गया, बीबी का मैसेज आ गया, गर्लफ्रेंड का, ये 5 मिनट मैंने कर दिया, भूल गए कि 3 मिनट का टाइम लिमिट, और इसको मिला दिया इसमें, तो रिसर्च का कबाड़ा हो जाएगा। एक्यूरेसी तो रही। ऐसी छोटी छोटी गलतियां पूरे रिसर्च के परिणाम को खराब कर देती हैं। क्यों क्यों खराब कर देती हैं? क्योंकि वेरिएबल्स का कनेक्शन नहीं बन पाता। इसके बाद आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसे सत्य का खोज करना जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। हम रिसर्च करते हैं तो पूरी दुनिया में थोड़ी ना जाके रिसर्च कर लेंगे, अरे अपने लेबोरेटरी में करेंगे। पॉपुलेशन, या अगर हम सोशल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के छोटे हिस्से से रिसर्च करेंगे, 4 सैंपल ढूंढेंगे, 2-4 लोगों से इंटरव्यू लेंगे। अब वहां से हम ज्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो पूरी दुनिया के, भले ही रिसर्च थोड़े स्केल पे किया गया हो, लेकिन इसकी सच्चाई पूरी दुनिया में हर जगह बराबर हो। यानी सेब गुरुत्वाकर्षण के कारण भारत में नीचे गिरता है, जिस गति से, उसी गति से सेब अमेरिका में भी नीचे गिरना चाहिए, उसी गति से सेब इंग्लैंड में भी नीचे गिरना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लैंड में उड़ जाए ऊपर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ।
सामान्यीकरण मैंने बहुत बार समझा, ये वही सामान्यीकरण है। तो ये 4 प्रकार है वैधता के। चारों प्रकार समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट? इन्हीं से प्रश्न आता है, इन्हीं के एक्सप्लेनेशन से प्रश्न आता है। सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। टीचर क्लास में है तो बच्चों का विचार बदल जाएगा, बच्चों का कंक्लूजन बदल जाएगा। टीचर क्लास में नहीं है तो बच्चे सही बोलेंगे। एक्यूरेसी मैंने बताया कि जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए रिसर्च का। रिसर्च की प्रक्रिया जो निर्धारित है बिल्कुल उससे डेविएट नहीं होना है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, दैट इज एक्यूरेसी। तो आज इतना ही क्लास में, बाकी हम आगे बढ़ाएंगे कल। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। पद्मा फर्स्ट, संदीप सेकंड, अभिमन्यु थर्ड, सुहानी, जूही, कौशल, सृष्टि, संजय।